हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास का है द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा है प्रैक्टिस डे। आज हम क्या करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जीव जगत चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी पॉसिबल है और थोड़े कम समय में जितने ज्यादा हम कवर कर सके कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम साथ मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर की। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है एंड फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है और आप पढ़ने वाले हैं, तो पहले अगर आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको एक तब भी आइडिया मिल जाएगा कि आखिर चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में फायदा है आपका। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, प्लस जो और भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे थे उनको भी इंक्लूड किया है। टोटल 20 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई द्विपदनाम नामकरण की संज्ञा है। इस नामकरण प्रणाली का प्रस्ताव जेड ने दिया था। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जेड कौन है और एक्स और वाई किस चीज को बता रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब बताया था तो इन्होंने क्या बताया था, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो किसको डिनोट करेगा, जेनेरिक नेम को, यानी कि जीनस नेम को, यानी कि वंश के नाम को। जो दूसरा वर्ड रहेगा वो किसको बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट को। आप अगर आंसर खुद से देना चाहते हैं, खुद से एनालाइज करना चाहते हैं कि इस चैप्टर से मुझे कितनी समझ बनी है, मुझे कितना समझ आया है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को भी खुद से समझे, सारे ऑप्शंस को भी खुद से समझे और खुद इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। जब क्वेश्चन समझ में ना आए उस कंडीशन में आप टीचर का एक्सप्लेनेशन देखें, पहले अपना खुद से समझने की कोशिश किया कीजिए। तो स्पेसिफिक एपिथेट जो आपका सेकंड वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो हमारा एक्स ये होना चाहिए और वाई ये होना चाहिए, और जेड क्या है यहाँ पर, साइंटिस्ट का नेम कि किसने ये प्रस्ताव दिया है। तो हम देख लेते हैं, जहाँ पर जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और कैरोलस लीनियस ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ स्पेसिफिक एपिथेट दोनों क्वेश्चन में दिया है तो ये तो ऑलरेडी गलत हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, बट यहाँ पर गलत क्या हो गया, आर एच विटेकर। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं आगे हम सेकंड क्वेश्चन में। मक्खी किस स्कूल से संबंधित है, स्टैटिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। मक्खी किस फैमिली में आती है, हमने देखा हुआ है पूरा, जो आपको टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी बुक में दिया है उसमें हमने ह्यूमन का, व्हीट का और मैंगो का, और साथ में हमने मक्खी हाउस फ्लाई का भी क्लासिफिकेशन पूरा देखा हुआ है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, मस्कीडी फैमिली से। अगर होमिनिडी फैमिली की बात करें तो इसमें कौन आते हैं, मेन ह्यूमन जिसके अंदर आता है। अगर हम काइप्रिनिडी फैमिली की बात करें तो इसके अंदर इसको कार्प फैमिली कहा जाता है। इसके अंदर नॉर्मली फिशेस आती है, जैसे आपने कतला फिश सुनी होगी, मृगाल सुनी होगी, तो ये जो फिशेस है ना ये इस फैमिली के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, मस्कीडी फैमिली, विच इज ऑप्शन डी। आप आंसर देने के पहले, जब मैं आंसर दे रही हूँ उसके पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से मन में आंसर सोचे, उसके बाद वीडियो को वापस स्टार्ट करें। थर्ड हमारे पास है, in taxonomic categories which hierarchical arrangement in descending order is correct for animals। किसकी बात हो रही है, अवरोही क्रम की बात हो रही है, यानी कि हमको ऊपर से नीचे आना है। अगर आपको याद हो, हमने पूरा एक हायरार्की पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। और अगर होती है एनिमल्स के केस में स्पीशी से भी नीचे कोई आता है तो वो क्या है, सब स्पीशी। लेकिन हम हायरार्की में जो हमारे मेन ऑब्लिगेट जो होती है वो 7 ही होती है, 7 कैटेगरीज, 7 टैक्सॉन्स ही होते हैं। तो हमको ये पूछा हुआ है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि हायर टैक्सॉन टू लोअर टैक्सॉन हमसे पूछा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है ऊपर से नीचे। तो हम ये वाला सीक्वेंस मैच कर लेते हैं, कहाँ पर मिल रहा है। किंगडम के बाद क्लास आ गया, गलत। किंगडम के बाद ऑर्डर आ गया, किंगडम के बाद ऑर्डर आ गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी, ये है जगत। यहाँ पर फाइलम की जगह पर क्या आ जाएगा, फाइलम को हम क्या बोलते हैं, संघ। क्लास हो जाएगा वर्ग, ऑर्डर क्या हो जाएगा, गण, फैमिली यानी कि कुल, जीनस यानी कि वंश और स्पीशी यानी कि जाति। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है हमारा हायर टू जब लोअर टेक्सोन आप जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नीट 2000, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है नीट 2022 में 2022 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। हमें पता है कि जो नॉमेनक्लेचर के लिए मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को रखने के लिए यूनिवर्सल रूल है, मतलब हर जगह पर उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसको नहीं मान रहा है, नियम के विपरीत जा रहा है? पहले उन नियमों को आप माइंड में रिकॉल करें। क्या आपको वो चारों नियम, पांचों नियम जितने भी है वो सारे रूल्स याद है? पहला देखिए यहाँ पर, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ठीक है, इसको होल्ड करते हैं, बट हमने तो ये पढ़ा है हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब लैटिन ओरिजिन के हैं इसीलिए हम उसको इटैलिसाइज्ड लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला शब्द, अच्छा जैविक नाम का जो पहला शब्द है वो वंश नाम है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा शब्द जाति संकेत यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है, ये पॉइंट तो सही बोल रहा है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। हमने ये भी देखा है कि ये लैटिन ओरिजिन के होते हैं और इटैलिक लिखे जाते हैं, यानी कि थोड़े तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं। जब ये हैंड रिटन होते हैं, जब हाथों से लिखे जाते हैं तो फिर हम इनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते, रेखांकित करते। तो ये बात भी सही है। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या बोल रहा है ये, जैविक नाम किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं? तो नहीं, ये सही नहीं है, किसी भी भाषा में नहीं लिखे जाते हैं। इसको लिखने के लिए हम लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 क्या है, टमाटर और आलू के बीच सामान्य लक्षण किस टेक्सोनोमिक स्तर पर, कौन से वर्गीकीय स्तर पर सबसे अधिक साझा होते हैं? अगर आपको याद हो, हमने जब पढ़ा था किंगडम जो कि हायर टेक्सोन है और नीचे स्पीशी जो कि लोअर टेक्सोन है, बेस है जो पूरी हायरार्की का। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, मतलब हायर टेक्सोन टू लोअर टेक्सोन आते हो, तो सिमिलर कैरेक्टर्स, जो सेम कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। सॉरी, सिमिलर कैरेक्टर क्या होते चले जाते हैं यहाँ पर, इंक्रीज होते चले जाते हैं। जब आप हायर टेक्सोन से मतलब किंगडम से किस में आ रहे हो, स्पीशी में आ रहे हो। जब आप स्पीशी से किंगडम जा रहे हो, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है, ये जो कैरेक्टर्स को साझा कर रहे होते हैं, उनका नंबर क्या होते चले जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि कम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो पोटैटो है और जो टोमेटो है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज कौन से टैक्सोनॉमिक लेवल पर सबसे ज्यादा होगी? इसको समझते हैं। जैसे टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरोजम। दोनों में हमें एक चीज सिमिलर दिखाई दे रही है, क्या? दोनों का जीनस, ये क्या नाम है, जीनस है, ये वंश का नाम है, तो दोनों का जीनस क्या है, सिमिलर है। दोनों की स्पीशीज तो अलग अलग है। इन दोनों को सेम जीनस में कब डाला गया होगा, जब इनके कुछ कैरेक्टर्स मैच हो रहे होंगे। इन दोनों अलग अलग स्पीशीज को एक ही अगर जीनस में रखा गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है, दोनों में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लक्षण क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे। तो किस स्तर पर सेम हो रहे, जीनस लेवल पर। दोनों का जो जीनस है वो सेम है, और जीनस लेवल, जीनस एक सेम जीनस में रखने के लिए जिन कैरेक्टर्स को मैच किया जाता है वो इन दोनों के सिमिलर है। तो फिर हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इनके वंश, इनके जीनस लेवल पर ये दोनों क्या होते हैं, लक्षणों को साझा करते हैं, इनके सेम लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। अभी हमने जब देखा था तो वहां इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बात हुई थी, यूनिवर्सल रूल्स है। उन रूल्स को कौन फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा सेंटेंस फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज है, क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। आईसीबीएन के नियमों के खिलाफ क्या है देख लेते हैं। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। जीनस और स्पीशी क्या दोनों नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। क्या हमें दोनों जो नेम है उनको अंडरलाइन करना चाहिए, जीनस नेम स्पीशी नेम को? एवरी स्पीशी शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। क्या जितनी भी स्पीशी या जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम हमने देखे सभी में वंश नाम और जाति संकेत दोनों होते हैं? साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक। क्या वैज्ञानिक नाम लैटिन में होने चाहिए और तिरछे लिखे होने चाहिए? तो ये तीनों ही बातें क्या है, सही है। ये तीनों रूल है जो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के देखे हैं, जो आईसीबीएन ने हमें दिए हुए हैं। तो कौन सा गलत है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर? नहीं, दोनों स्मॉल लेटर से नहीं लिखे जाते हैं। जो स्पीशी नेम होता है
उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जो स्पीशी जो सेकंड वाला पद होता है उसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट। हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप चाहे तो टाइम के साथ में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्टेड द correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। मैंगो मतलब आम का वैज्ञानिक नाम हमें बताना है, कौन सा इसमें से सही लिखा है, और साइंटिस्ट का नाम भी साथ में हमें बताना है क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि उस स्पीशी को कैरोलस लिनियस ने ढूंढा है। अब क्योंकि साइंटिस्ट का नेम भी ऐड करना है, क्या इन दोनों में हमें साइंटिस्ट का नेम दिख रहा है? नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब ये दोनों बच्चे, दोनों में साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले में देखिए मैंजीफेरा, इंडिका, कार्लिन। अगर आपको याद हो, हमने जब रूल पढ़ा था तब ये देखा था कि एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर इनके दोनों नाम जो कैरोलस भी है, लीनियस भी है, दोनों के कुछ वर्ड्स को ले लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं लिखा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब भी हमें साइंटिस्ट का नेम लिखना होता है साइंटिफिक नेम के साथ में, तो हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम के लास्ट में हम ऐड करते हैं और एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, और कुछ इस तरीके से लिखते हैं। साइंटिस्ट के नेम को हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, बाकी इन दोनों को अगर हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। वैसे तो ये डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, व्हाट इज लिविंग हमारे चैप्टर से डिलीटेड है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो हमें ये आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा है हमसे कि कौन सा सजीवों का परिभाषित यानी कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा नहीं है। हमने क्या देखा था? डिफाइनिंग फीचर का मतलब ही ये होता है जो 100% ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो, लेकिन एक भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। ऐसे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स कहलाते हैं, जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए, बट एक भी नॉन लिविंग के अंदर वो नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर प्रजनन, रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन हमें 100% लिविंग्स में मिलता है? तो नहीं, यहाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या देखा था? यहाँ पर म्यूल जो कि खच्चर होता है, ये क्या नहीं कर सकता? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इनफर्टाइल मेल फीमेल, ह्यूमंस के केस में इनफर्टाइल मेल फीमेल, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। मधुमक्खी का छत्ता आपने सुना होगा, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर देखा भी होगा, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो वर्कर बीज होती है, जो काम करने वाली वर्कर बीज होती है, ये वर्कर बीज भी इनफर्टाइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, केवल क्वीन भी ही रिप्रोडक्शन करती है। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन तो 100% लोगों में नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हमारा आंसर तो आ गया, बट हम आगे देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं, अगर कोई लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। कॉन्शियसनेस होगी ही होगी, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो, चाहे वो प्लांट हो, माइक्रोब हो, कोई भी एनिमल हो। डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसकी बॉडी किससे बनी होगी? सेल से। सिंगल अगर एक सेल भी है तब भी हम उसको लिविंग मानते हैं। तो किसी लिविंग का फीचर क्या है? सेल। अगर उसकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्या डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द ह्यूमंस वर बेस्ड ऑन द। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपसे बताया था, जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो आदि मानव होते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, उन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उस टाइम पर इतना मॉडर्न, इतना आज के टाइम में जो एडवांस्ड क्लासिफिकेशन है, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था, बट फिर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। किस बेसिस पर किया था? ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, कौन ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट के काम में आ रहा है उसको अलग रख दो, कौन सेफ्टी पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको अलग रख दो, किस ऑर्गेनिज्म से हमें खाना, भोजन, पानी, फूड मिल रहा है उसको अलग रख दो। तो उन्होंने उपयोगिता के बेसिस पर, यूज के बेसिस पर क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजी, हमें पता है मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर, तो इसके बेसिस पर नहीं किया, ओरिजिन के बेसिस पर नहीं किया, किस बेसिस पर किया था? उपयोगिता के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 10,
एज वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, क्या बात हो रही है? स्पीशी से जब आप कहाँ जा रहे हो, टेक्सोन मतलब लोअर टेक्सोन टू हायर टेक्सोन जा रहे हो, यानी कि किंगडम। टेक्सोनोमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने स्टार्टिंग से ही सेशन को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। जब हम स्पीशी से कहाँ जा रहे हैं, किंगडम, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होने लग जाएंगे? डिक्रीज होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स जो समान लक्षण है वो क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, स्पीशी टू किंगडम ही जा रहे, स्पीशी टू किंगडम जा रहे, तो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Next question. The branch of biology which deals with the study of characterization, identification, nomenclature and classification of organism. ये हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन देखी थी। अब किस चीज की डेफिनेशन है? मॉर्फोलॉजी तो हो नहीं सकती है और एनाटॉमी तो हो नहीं सकती है। अब दो चीजें हमारे पास आती है, या तो टेक्सोनॉमी या तो सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन एक वर्ड है, क्लासिफिकेशन से बड़ा हमने देखा था टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमी से भी बड़ा देखा था सिस्टमैटिक्स। ये जो डेफिनेशन में हमें चार वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमने किसके लिए देखे थे? टेक्सोनॉमी के लिए। तो हमारा आंसर क्या है? टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स हम कब कहते हैं? जब यहाँ पर फाइलोजेनी भी ऐड हो जाती है। फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासीय संबंध, विकासीय संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब एंसेस्टर्स के साथ में भी रिलेशनशिप देखा जाए, ओरिजिन को देखा जाए, सारी चीजें अगर देखी जाए तो उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो वो कब फाइलोजेनी जब ऐड हो जाती तो वो सिस्टमैटिक्स बन जाता। बट यहाँ पर ये चार चीजों की बात हो रही है, तो ये किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं? टेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिपद नाम पद्धति में तीसरा पद या तीसरा नाम क्या होता है? जैसे पहला हमने देखा जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशी नेम होता है, और अगर सब स्पीशी भी प्रेजेंट है तो हम थर्ड नाम क्या लिख देते हैं? सब स्पीशी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपजाति, सब स्पीशी। नेक्स्ट, Linnaeus described the 5,900 species of plants in his book, यहाँ पर उनकी एक बुक का नाम बताना है, and 4,326 species of animals in his books, यहाँ पर एक बुक का नाम बताना है। मैंने आपको कैरोलस लिनियस के तीन बुक्स बताई है, तीन में से दो के अंदर उन्होंने क्या किया है? पहली वाली में उन्होंने प्लांट के बारे में बताया है, दूसरी वाली में उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। तो फिलोसोफिया बोटानिका ये प्लांट्स के लिए ही है, बट जेनेरा प्लांटेरम इनकी रचना नहीं है, जेनेरा प्लांटेरम नहीं आएगा। हिस्टोरिया नेचुरलिस भी आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है, इसका आंसर है स्पीशी प्लांटेरम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्पीशी प्लांटेरम, प्लांट्स की बात हो रही है। और सिस्टेमा नेचुरी, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था सिस्टेमा नेचुरी सेकंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसने स्पीशीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान किया? स्पीशी प्लांटेरम अभी ऊपर ही गया, किसने लिखा है स्पीशी प्लांटेरम? समझ आ गया होगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैरोलस लीनियस, और इन्होंने ही प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक बेस प्रदान किया, एक बेस दिया। तो स्पीशी प्लांटेरम किसकी रचना है? कैरोलस लीनियस की। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आईसीबीएन का जस्ट फुल फॉर्म हमें चाहिए। इंटरनेशनल कोड बायोलॉजिकल नहीं, कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं है, क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहीं अगर आईसीजेडएन का पूछते तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर? सबसे कम समान लक्षण किसमें होंगे? क्या बताया था मैंने आपसे? किंगडम ऊपर है, नीचे स्पीशी है। जब आप नीचे के टेक्सोन से ऊपर के टेक्सोन जा रहे हो तो ये वाले जो सबसे हायर टेक्सोन होगा इसमें सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जगत। इसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों को लैटिन भाषा में नाम दिए गए हैं क्योंकि यह एक, अच्छा हाँ, हमने जो देखा था साइंटिफिक नेम सिर्फ प्लांट्स की नहीं, पर यहाँ पर बात हो रही है एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जिसका भी आपको साइंटिफिक नेम रखना है उनके नाम लैटिन भाषा में ही क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज क्या सिंपल है, कॉमन है, डेड लैंग्वेज है, या फिर कोई नहीं? तो ये क्या है? डेड लैंग्वेज है। इसको एक मृत भाषा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आज के टाइम में जो भी हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, जो भी भाषाएं हैं इनमें चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि इनका यूज हो रहा है। तो इन भाषाओं में क्या है? समय के साथ में चेंज हो रहा है, और साइंटिफिक नेम को कभी भी चेंज नहीं करना है। जो भी स्टैटिक
ऑलरेडी बना हुआ है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो हमेशा सेम रहे, आगे कई सालों तक भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज के लिए एक ऐसी लैंग्वेज का यूज किया है, एक ऐसी लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है जिसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको डेड लैंग्वेज माना जाता है, मृत भाषा मानी जाती है, जिसके कारण से स्टडीज इजी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपदनाम पद्धति के जनक कौन है? अब अगर मेंडल की बात करें तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक, जेनेटिक्स के फादर इनको कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमने देखा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। कैरोलस लीनियस जिन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो इनको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर। थियोफ्रेस्टस जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक जिनको कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या है, कैरोलस लीनियस। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड, जैसे हमने ये पूरी हायरार्की जो बनाई थी, हमने ये हायरार्की बनाई थी, ठीक है, नीचे यहाँ पर स्पीशी, यहाँ पर ऊपर किंगडम, तो ये जो पूरा हायरार्की बना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस हायरार्की को ही, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को ही, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कहो, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहा क्या जाता है? तो अब जैसे मैंने नाम पहले बता ही दिया, हायरार्की कहते हैं इसको, पदानुक्रम कहते हैं, सारे टेक्सोन्स को अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना टेक्सोन्स को, ये क्या कहलाता है, पदानुक्रम कहलाता है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की कही जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, in biological terminology a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद में अपनी ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोजेनी आगे चल करके अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, या फिर इन्होंने भी जिसको बर्थ दिया है, जन्म दिया है, ये भी कैसा हो, फर्टाइल। तो ये किस चीज की डेफिनेशन को बता रहा है, ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के हो गए अगर ये दोनों आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो जनन योग्य हो, ये अगर आगे अपने बच्चों को जन्म दे पाए तो ये फर्टाइल है, तो ऐसे मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म फिर क्या हो जाएंगे, सेम स्पीशी के। तो ये जो डेफिनेशन बता रही है, ये जो परिभाषा है, ये किसकी है, स्पीशी की, जो कि बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बताया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग सही है, अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से ये सही है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अगर आपस में प्रजनन कर पाए, इंटरब्रीडिंग कर पाए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाए, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, सेम स्पीशी के। तो ये डेफिनेशन किसको बता रही है, स्पीशी को, यानी कि जाति। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा, सबके आंसर आप लोगों को चाहे तो आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प के साथ में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बने रहिए निकिता बायो वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।